हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के गणित से चैप्टर 1 परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होती है। तो देखिए गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, इन सभी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारी हो सकती है, 6 7 8, आप जितना जानते हैं उतना। अब देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब मान लिया कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो कौन सी है, 1 है। 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अच्छा, अगर कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो भाई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में पता नहीं है। ये अनंत हो सकता है, कितना हो सकता है मालूम नहीं है, क्योंकि इस गिनती का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है, 1 है। कौन सी है, 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, ये अनंत है, ये अनंत है, इसके बारे में मालूम नहीं है। तो क्या हुआ कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए एक समस्या क्या होती है कि जब भी हम गणित के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ के आविष्कार के बाद दूसरी चीज़ का खोज करना आदमी जारी कर देता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम गौर करें तो ये 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 कुछ भी चीज़ है। अब मान लिया कि भाई आपके सामने एक छोटा सा इक्वेशन रख रहा हूँ, देखिए x + 4 = 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x = 4 - 4, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 आ जा रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने क्या देखा, ये तो 1 से शुरुआत हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, और अभी हमने देखा कि x = फिर यहाँ पर 0 हो रहा है। इसका मतलब यदि हम सिर्फ प्राकृत संख्या तक सीमित रहें तो फिर हम इस समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसी और संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए हम लोग पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, ये क्या होती है कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य मिला दिया जाता है, मतलब शून्य को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो ये एक नया समूह बनता है जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4, मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो एक नया समूह बनेगा, उसे ही हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। अब देखिए यहाँ फिर से एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 0, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो भाई इसका भी तो कोई अंत नहीं है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं, इन्फिनिट होगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, पूर्ण संख्या के बारे में सीखा कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिला दिया जाता है तो ये एक नया समूह बनता है जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है एक नए टाइप के संख्या के बारे में। देखिए हम लोग एक और इक्वेशन को देखते हैं, x + 4 = 2। अब देखिए हमारे पास एक नया समीकरण है, x + 4 = 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x = हो जाएगा 2 - 4, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, -2। अब यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने पहले देखा प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरू हो रही थी, फिर हमने देखा पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू हो रही थी। अब देखिए हमारे सामने एक और अलग टाइप का संख्या आ गया -2, एक अलग टाइप का संख्या आ गया -2। अगर हम सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या तक सीमित रहें तो फिर हम इस तरह के प्रश्न को, इस तरह के समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने क्या हो गया, एक नए तरह के संख्या का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई -2 भी तो कोई संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यह है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है कि पूर्ण संख्याओं के समूह और ऋणात्मक संख्याओं के समूह मिलकर
पूर्णांक के समूह कहलाते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं का समूह मतलब 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, और नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 इस तरह से। तो पूर्ण संख्याओं का समूह देखिए यहाँ से है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद ऋणात्मक संख्याओं का समूह -1, -2, -3 इस तरह से। तो जब ये पूरा का पूरा समूह मिल गया तो हम इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? इसमें क्या आ गया? ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या, मतलब कि पूर्ण संख्याओं का पूरा समूह और ऋणात्मक संख्याओं का समूह जब आपस में मिल गए तो एक नया समूह बना जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अब एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी है और सबसे बड़ी पूर्णांक कौन सी है? तो यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोग इधर बढ़ते हैं 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह अनंत तक जाएगा। जब हम लोग माइनस में बढ़ते हैं -1, -2, -3, -4, -5 तो यह भी अनंत बढ़ेगा। तो सबसे छोटी पूर्णांक के बारे भी मालूम नहीं हो सकता है और सबसे बड़ी पूर्णांक के बारे भी मालूम नहीं हो सकता है वो कौन सी संख्या होगी, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 1 जोड़ेंगे तो उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी, किसी भी संख्या में 1 माइनस करेंगे तो उससे छोटी संख्या मिल जाएगी, है ना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर है एक शून्य, तो देखिए अभी हमारे सामने जो संख्याओं का समूह है, शून्य है हमारा बीच में, इधर है हमारा धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, और इसके अपोजिट साइड इधर हमारा नेगेटिव नंबर्स है -1, -2, -3, -4 इस तरह से। तो फिर शून्य क्या है? चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। शून्य को हम लोग एक विशेष संख्या कहते हैं। शून्य जो है वो एक स्पेशल नंबर है, ना तो हम इसको धनात्मक मानते हैं और ना ही हम इसको ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, 3x = 4। अब हमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो x = कितना हो जाएगा? 4/3। अब देखिए x = जो 4/3 आया, तो ये जो 4/3 है, 4/3 है या 4/3 है जैसे बोलेंगे इसको, तो ये जो है अभी तक हम लोगों ने जितना समूह देखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, कहीं पर भी 4/3 नहीं मिला, 4/3 कहीं पर हमें नहीं मिला। इसका मतलब ये एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि ये एक नए तरह का संख्या होगा, इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए हम लोग अब इस तरह के संख्या के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 8 का पहला चैप्टर का शुरुआत है। इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में अब समझते हैं। देखिए मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या का परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है? 1/2, -3/5, 3/-4, 7, 0, 2, -3, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकें। p/q, p को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और q क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो एक भिन्न है यह, है ना। तो एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, मतलब p भी पूर्णांक होगा, q भी पूर्णांक पर, लेकिन कंडीशन है कि q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब p और q पूर्णांक होंगे लेकिन q 0 नहीं होगा, तभी हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अभी देखिए 1/2, ये 1 क्या है? पूर्णांक है, 2 क्या है? पूर्णांक है, मतलब यहाँ पर क्या है? इसे p/q के रूप में हम आसानी से लिख सकें। p की जगह पर 1 है, q की जगह पर 2 है। इसको देखिए दूसरा -3/5, यह भी p/q के रूप में है, यहाँ पर p की जगह पर है -3, q की जगह पर है 5, यह पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। 3/-4, यह भी p/q के रूप में है। अब देखिए यहाँ पर केवल है 7, तो 7 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7/1। क्यों? क्योंकि किसी भी पूर्णांक को
सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से भाग करने पर उसके मान में, उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जहाँ पर 7 लिखा हुआ है इस तरह से, तो 7 गुना 1/1 करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर इसे हम 7/1 p/q के रूप में आ गया। अगर 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, यह भी पूर्णांक के रूप p/q के रूप में है। कहीं पर 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, यह भी पूर्णांक के रूप में है। -3 है, यह भी पूर्णांक है, क्योंकि -3 को हम लोग -3/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब ये जो परिमेय संख्या हो गए, ये 2 तरह की होती है। एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या और एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ये जो परिमेय संख्या है ये कितने तरह की हुई। तो एक हो गया धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा हो गया हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब नेगेटिव परिमेय संख्या, मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब ये होता क्या है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले धनात्मक परिमेय संख्या। देखिए, वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों धनात्मक पूर्णांक अथवा दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, उन्हें हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लें हम एक परिमेय संख्या लिखते हैं 1/3। अब देखिए यहाँ पर अंश तथा हर, अंश क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है, हर क्या होता है, ये नीचे वाली होती है। ये जो फ्रैक्शन का चिन्ह है उसके नीचे वाला को हर कहते हैं, इसके ऊपर वाला को अंश कहते हैं, आपको तो मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 धनात्मक है और 3 यह भी धनात्मक है, मतलब अंश तथा हर यहाँ पर दोनों धनात्मक है। तो इसका मतलब 1/3 जो हो गया यह धनात्मक परिमेय संख्या हुआ। 1/3 धनात्मक परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि अंश भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है। अब देखिए दूसरा कहीं पर रहेगा -3/-5। अब देखिए इसमें दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब अंश भी ऋणात्मक पूर्णांक है और हर भी ऋणात्मक पूर्णांक है। अंश भी नेगेटिव में है और हर भी नेगेटिव में है। दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है, तो यह भी हमारा पर 3/5 ही निकलेगा लास्ट में फाइनल। तो इस तरह से क्या हो गया, वैसी परिमेय संख्या जिसमें अंश तथा हर या तो दोनों धनात्मक होगा या फिर दोनों ऋणात्मक होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए इसके बाद है ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसमें क्या होता है कि वैसी परिमेय संख्या जिसमें अंश तथा हर दोनों असमान हो। यहाँ देखिए आप स्क्रीन पर, वैसी परिमेय संख्या जिसमें अंश तथा हर दोनों असमान हो। असमान का मतलब क्या हो, अर्थात अंश धनात्मक हो और हर ऋणात्मक हो, या फिर अंश ऋणात्मक हो और हर धनात्मक हो, मतलब अंश और हर दोनों का जो चिन्ह होगा वह समान नहीं होगा, असमान होगा। तो इस तरह का जो परिमेय संख्या होगा उसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव परिमेय संख्या, यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 3/-4। अब यहाँ पर देखिए अंश जो है यह धनात्मक है, लेकिन हर जो है यह ऋणात्मक है। मान लिया हम एक और एग्जांपल लेते हैं -5/2। अब यहाँ पर देखिए अंश हो गया नेगेटिव और हर हो गया पॉजिटिव, मतलब अंश और हर दोनों असमान अगर होता है तो इस तरह का जो परिमेय संख्या होगा उसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 नहीं है, तो उस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और ये जो परिमेय संख्या होती है यह 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब हुआ जिसमें अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो, मतलब या तो अंश और हर दोनों धनात्मक हो या फिर अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो। इस तरह के परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें अंश और हर असमान हो। अंश यदि धनात्मक है तो हर होगा ऋणात्मक, अंश अगर है ऋणात्मक तो हर होगा धनात्मक। तो इस तरह के परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर जो अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है उसे उस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। यह हो गया परिभाषा के रूप में। आप समझिए इस परिभाषा को बढ़िया से कि एक परिमेय संख्या के अंश और
हर, दोनों को यदि हम एक ही शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर का मतलब हो गया नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो मतलब जीरो से नहीं कर सकते हैं, बाकी हम और जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, हम उसे कर सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को यदि हम समान शून्येतर पूर्णांक से या तो हम गुणा करते हैं या तो हम भाग करते हैं तो एक नया परिमेय संख्या मिलेगा। तो वो जो नया परिमेय संख्या मिलेगा वो क्या होगा, पुराने परिमेय संख्या के समतुल्य होगा। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है जैसे 2/3 और 8/12 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। कैसे है देखते हैं। तो देखिए 2/3, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? पहले तो हम इसे गुणा करेंगे, किससे करेंगे देखते हैं 3। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी परिमेय संख्या को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा और भागा कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, समान पूर्णांक से 4 लेते हैं, 4 से गुणा भी करते हैं और 4 से भागा भी करते हैं। मतलब 4 से हम 2 में भी गुणा किए, अंश में भी, और 4 से हर में भी गुणा करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो देखिए 2/3 और 8/12 ये दोनों क्या हो गया, समतुल्य हो गया, क्योंकि इसको जब हम लोग 4 से गुना और 4 से भाग करते हैं तभी हमें नया परिमेय संख्या मिला है। तो इसको हम लोग कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। मतलब किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक, मतलब शून्य छोड़ करके, जीरो छोड़ करके किसी भी पूर्णांक से यदि हम गुना और उसी पूर्णांक से यदि हम भाग करते हैं तो एक नया पूर्णांक, एक नया परिमेय संख्या मिलती है। उस परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं पुराने वाले का समतुल्य। और आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए, या फिर आपके सामने ऑब्जेक्टिव होगा कि 4 ऑप्शन रहेगा कि इसका समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा है, आपको उसमें सही उत्तर को टिक लगाना है, चुनना है, इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो समतुल्य परिमेय संख्या बहुत जरूरी है, इससे हम बहुत तरह के प्रश्नों को हल भी करते हैं। आगे हम उसके बारे में सीखेंगे। अब देखिए इसके बाद है कि हमारा जो परिमेय संख्या होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप क्या होगा। अब देखिए मानक रूप है ना, मानक रूप का मतलब क्या हुआ। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर कि एक परिमेय संख्या मानक रूप में तब कही जाती है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य टर्म क्या हो गया। सबसे पहले हो गया मानक रूप कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है परिमेय संख्या का। तो क्या होता है, उसमें है कंडीशन कि उसका जो हर होगा वह धनात्मक होना चाहिए। मतलब हर हमेशा धनात्मक होगा तभी वह स्टैंडर्ड हो सकता है। और दूसरा है कि अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो कटना नहीं चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो वो कटना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या लिखता हूँ 4/-1, अभी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो परिभाषा है उसका कहना है कि हर धनात्मक होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हर माइनस में है, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लिया मैं लिखता हूँ -6/3। अब यहाँ पर देखिए -6/3, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस परिभाषा का तो हर तो यहाँ धनात्मक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगर हम 6 को लिखना चाहेंगे तो हम 6 को लिख सकते हैं -2 × 3, और 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। अब अगर हम देखते हैं सार्वगुणनखंड कॉमन, तो देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये जो हो गया -6/3, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हम काट देंगे, तब मेरे पास क्या हो जाएगा -2/1। अब देखिए यहाँ जो था -6/3 और -2/1, ये दोनों समतुल्य है। ये दोनों क्या है, समतुल्य है। लेकिन नीचे वाला जो है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है, और ऊपर वाला मानक रूप में नहीं है। तो एक बार फिर समझते हैं हम लोग कि मानक रूप का मतलब क्या हो गया कि कोई भी परिमेय संख्या मानक रूप में तभी कही जाएगी जब उसका हर धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, और अंश और हर में से एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं हो। एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक तो सबका होता है, एक तो सब में होता है।
तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। एक बार हम लोग वीडियो को समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा प्राकृत संख्या, यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होता है, गिनती की संख्या होता है, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा पूर्ण संख्या, कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करते हैं तो हम उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। उसके बाद हम लोगों ने सीखा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में क्या होता है कि जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव पूर्णांक को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं पूर्णांक। उसके बाद हम लोगं ने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, तो हम उसे कहते हैं परिमेय संख्या। उसके बाद हम लोगों ने सीखा परिमेय संख्या का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।